हेलो ऑल ऑफ यू। हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं जिसमें 16 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 17 चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी का है, हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, इग्नू बीए में ये सब्जेक्ट है आपका हिंदी का। इसका कोड है BHD 106 या फिर EHD 06। ठीक है, इसके लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लास्ट 10 ईयर के, ये हम कर रहे हैं इसमें। तो चलिए इसके आज स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा जैसे कि आपका पेपर नेक्स्ट मंथ है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए। और PDF मांगी है एक बच्चे ने, उसको आज हम आपको PDF आपने शायद मेल ID दी है, उस पर मेल कर दूंगी मैं आपको। ठीक है, आज आपको मिल जाएगी PDF। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उन वर्गों की चर्चा कीजिए जिनके माध्यम से हिंदी भाषा विदेशों में बोली जा रही है। ठीक है, आपको वो चीजें बतानी है, उन वर्ग पर चर्चा करनी है जिसकी वजह से जो हमारी हिंदी भाषा है वो विदेशों में भी प्रचलित है, वहां भी बोली जा रही है। ठीक है, कोई भी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी उभर कर सामने आती है जब वह अपने में कुछ ऐसी विशिष्टताएं लिए हो जो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं के बराबर लाकर खड़ा कर सके। ठीक है, तो हिंदी ऐसी भाषाओं में से एक है, इसलिए हिंदी को विदेशों में भी बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा के रूप में उभर कर सामने आई है ताकि उसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इसे अपनाया गया है। यह तभी संभव है जब उसका साहित्य अत्यंत समृद्ध हो। ठीक है, ये कब संभव होगा? ऐसी भाषा जिसका कि अपना साहित्य हो, वो भी एक समृद्ध साहित्य हो। ठीक है, जैसे कि हिंदी का देखा जा सकता है, जो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से दूसरी संस्कृति वालों को अपनी ओर खींचे। उसका धर्म एवं दर्शन का क्षेत्र इतना सशक्त हो कि उसकी तहों तक पहुंचने के प्रयास किए जाएं। ठीक है, इसकी संस्कृत और इसका जो धार्मिक क्षेत्र है, दर्शन क्षेत्र है, वो इतना विस्तृत होना चाहिए कि लोग उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें। उसका इतिहास एवं उसकी सभ्यता इतनी विविधताओं से पूर्ण हो कि वहां एक महज अध्ययन का क्षेत्र बन जाए। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी भाषा की भूमिका का प्रश्न है, आज हिंदी एक बड़े पैमाने पर विश्व के कई देशों में पनप रही है। चाहे इसका विस्तार शैक्षिक स्तर पर हो रहा है, चाहे भाषिक स्तर पर। विदेशों में हिंदी का महत्व एक विदेशी भाषा के रूप में बढ़ रहा है। विदेशों में इसका महत्व इसके सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के कारण है। ठीक है, विदेशों में इसका महत्व क्यों है? इसके सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के कारण इसका महत्व विदेशों में भी है। विदेशों में हिंदी भाषियों के दो वर्ग उभर कर सामने आते हैं। विदेशों में हिंदी भाषियों कितने वर्ग हैं? 2 वर्ग हैं, ये बात आप याद रखेंगे। अलग से भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विदेशों में हिंदी भाषियों को मतलब हिंदी बोलने वालों के 2 वर्ग हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। कहने का मतलब ये है, पहला है, पहले वर्ग में वे देश आते हैं जहां भारतीय मूल के लोग वर्षों पहले गए हैं। ठीक है, ये पहले वर्ग में कौन से लोग आते हैं? ऐसे वर्ग के लोग आते हैं जैसे कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग विदेशों में जाकर बस गए और अब वो वहीं पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो पहले वर्ग में भी देश आते हैं जहां भारतीय मूल के लोग वर्षों पहले गए थे और वहीं बस गए। ऐसे देश हैं फिजी, त्रिनिदाद, गयाना, मॉरिशस, सूरीनाम आदि। ठीक है, ये बहुत सारे देश हैं जहां पे लोग गए और अब वहीं पर बस गए हैं। इन देशों में 200-300 वर्ष पहले
भारतीय खेतीहर जो कि खेती करने वाले थे भारत में, ठीक है, ऐसे मजदूर जो कि खेतों में काम करते थे, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ऐसे मजदूर जो थे जो कि खेतों में काम किया करते थे, वो 200-300 वर्ष पहले विदेशों में जा चले गए काम की तलाश में, ठीक है, मजदूरों के रूप में गए थे, वो काम की तलाश में गए थे और अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग को जीवित रखा, ठीक है, उन्होंने उनकी पहचान वहां बनी रहे, इसलिए वो अपनी भाषा को उन्होंने नहीं छोड़ा, वो अपनी भाषा को उन्होंने जीवित रखा। हिंदी महासागर में स्थित मॉरिशस देश में सितंबर 1834 में सबसे पहले मजदूर पहुंचे, ठीक है। जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है कि हिंद महासागर में स्थित कौन सा देश है? मॉरिशस। तो वहां पर 1834 में सबसे पहले मजदूर वहां पर गए थे। वहां जाने वाले हिंदी भाषियों में मुख्य रूप से पूर्वी उत्तरी प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग थे, ठीक है। मुख्य तौर से कहाँ के लोग गए थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश से और पश्चिमी बिहार से, ठीक है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग गए थे वहां पे और पश्चिमी बिहार से गए थे, जिनकी मातृभाषा भोजपुरी थी। इनकी मातृभाषा क्या थी? इनकी मदर टंग क्या थी? भोजपुरी थी, ठीक है। यही कारण है कि मॉरिशस में भोजपुरी के पुट वाली हिंदी का प्रयोग होता रहा है, ठीक है। इसी कारण जो मॉरिशस है वहां पे भोजपुरी बोली जाती रही है। फिर धीरे धीरे नए संपर्कों से मानक हिंदी का भी विस्तार होने लगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे मानक हिंदी का भी विस्तार हुआ, वहां पे लोग मानक हिंदी को भी जानने और बोलने लगे। जिस समय ये लोग वहां मजदूर के रूप में गए थे, उस समय उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था, ठीक है। जब इंडिया से लोग वहां पर मजदूरी करने के लिए गए थे, काम की तलाश में गए थे, तो वहां पर लोगों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुत बुरा बर्ताव उनके साथ वहां पर हुआ था। इसी कारण इन लोगों ने वहां अपनी धार्मिक भावना, रीति रिवाज आदि को अधिक मजबूत किया, जिससे कि दिन भर के काम के बाद थककर कुछ समय के लिए अपनी भाषा में कुछ गा बोलकर एक ताजगी महसूस कर सकें। उस समय देश में इनके बच्चों की शिक्षा आदि का भी सरकार द्वारा कोई प्रबंध नहीं था, ठीक है। यहाँ तक कि जो इंडिया से लोग वहां मजदूर काम करने के लिए गए थे, उनको तो ये लोग परेशान करते ही थे, इसके अतिरिक्त जो उनके बच्चे थे उनकी शिक्षा का भी कोई इंतजाम वहां पर नहीं था, ठीक है। अतः जिनको हिंदी का जितना ज्ञान था, ठीक है, वो जितना भी उनको ज्ञान था, जितना भी वो अपनी भाषा जानते थे, हिंदी को जानते थे, उसी के अनुसार वह खाली समय में बच्चों को पढ़ाने लगे, ठीक है। उनको जो भी समय मिलता था काम के बाद, वो अपनी भाषा में जितना वो जानते थे, जितना उन्हें ज्ञान था, वही वो अपने बच्चों को पढ़ाने सिखाने लगे और इस प्रकार भाषा को जीवित रखने का भार भी अपने कंधों पर उठाया, ठीक है। इसी तरह वो अपनी लैंग्वेज को भी उन्होंने जिंदा रखा। इसी प्रकार प्रशांत महासागर में स्थित फिजी देश में भारतीय मजदूर थे, भारतीय मजदूर रूप में ले जाए गए थे, ठीक है। फिजी में भी भारत से बहुत सारे लोग मजदूर के रूप में ले जाए गए थे काम कराने के लिए। भारत के बाहर फिजी सबसे बड़ा देश है, ठीक है। भारत के जो बाहर फिजी है ये सबसे बड़ा देश है जहां हिंदी बोली जाती है, ठीक है। फिजी एक ऐसा देश है भारत से बाहर जहां पे सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। यहाँ जाने वाले लोगों में मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार तथा कुछ अवधी भाषा क्षेत्र के लोग थे, ठीक है। कौन कौन से लोग थे फिजी जाने वाले? पूर्वी उत्तर प्रदेश से थे, पश्चिमी बिहार से थे और कुछ अवधी भाषा जानने वाले लोग थे जो कि फिजी ले जाए गए थे काम के लिए। कुछ लोग गुजरात से भी थे, महाराष्ट्र, मद्रास आदि से भी गए थे, ठीक है। कुछ लोग गुजरात से भी गए थे, महाराष्ट्र और मद्रास से भी गए थे, परंतु सभी ने बोलचाल के लिए फिजी हिंदी के स्वरूप को अपनाया। इन सभी ने क्या किया? बोलचाल के लिए, बातचीत के लिए फिजी हिंदी को इन्होंने अपनाया था तथा औपचारिक
अवसरों पर हिंदी को, और इनके जो औपचारिक स्तर थे, जो भी अवसर होते थे उन पर ये हिंदी को बोला करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लाइट हो रहा है, मैं पढ़ के बता रही हूँ, आप समझ लीजिए। सूरीनाम दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा सा देश है, ठीक है। सूरीनाम जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, जहां की जनसंख्या लगभग 4.5 लाख है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इसमें से 4.5 लाख लोगों की जनसंख्या है, इसमें भी 1.5 लाख लोग कहाँ से हैं? भारत से हैं। यहाँ भी लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से खेती करने के लिए वहां पहुंचे थे, ठीक है। यहाँ से भी लोग जो खेत में काम करने वाले मजदूर थे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार से वहां पर काम की तलाश में गए थे, और अधिकांश वहीं बस गए, और ज्यादातर लोग क्या थे? वहीं पर वो परमानेंट रहने लग गए। वहां एक वर्ग तो ऐसा है जो मात्र भोजपुरी का प्रयोग करता है, ठीक है। वहां पे एक ऐसा भी वर्ग है जो केवल वो भोजपुरी ही बोलते हैं। दूसरा वर्ग खड़ी बोली हिंदी से परिचित है, ठीक है। दूसरा वर्ग कैसा है? जो खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं और अतः भोजपुरी मिश्रित हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो खड़ी बोली, वहां कौन कौन सी बोली बोलते हैं लोग? भोजपुरी बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, और मिश्रित भोजपुरी का प्रयोग, भोजपुरी हिंदी का वो लोग प्रयोग करते हैं। जहां भी भारतीय मूल के लोग हैं वहां उन्होंने अपनी आवश्यकता के साथ हिंदी भाषा को जोड़ा है, ठीक है। जहां भी भारतीय लोग गए हैं उन्होंने हिंदी को जोड़ा है, उसको उठाने के लिए भरसक प्रयास भी उन्होंने किए हैं। हिंदी को आगे बढ़ाने में भी उनका योगदान रहा है। इन देशों में आज स्थिति यह है कि विद्यालय स्तर पर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। दूसरा, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, और दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरे वर्ग उन लोगों का है। दूसरा वर्ग किनका है? दूसरा जो वर्ग है वो ऐसे लोगों का है जो आधुनिक युग में नौकरी के लिए भारत से बाहर गए हैं, ठीक है। आज के टाइम में लोग भारत से बाहर क्यों जाते हैं? वो नौकरी की तलाश में जाते हैं। काम के लिए तो लोग पहले भी जाते थे, बस फर्क इतना था तब लोग मजदूरी के रूप में जाते थे बाहर, और आज लोग पढ़ लिख कर अच्छी, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं वो विदेशों में अपनी अच्छी जॉब की तलाश में जाते हैं। और किन्हीं देशों में इसी क्षेत्र का अल्पसंख्यक वर्ग बन गए, ठीक है, और वहीं पर वो ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि इंग्लैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सिंगापुर आदि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां की भारतीय गए हैं और वहां पर बस गए हैं, वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग वहां के बन गए हैं, ठीक है। उन देशों के ये लोग अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में वहां पर रह रहे हैं, जो लोग यहाँ से नौकरी की तलाश में गए हुए हैं। इन देशों के भारतीय मूल के लोगों को आमतौर पर प्रवासी भारतीय कहा जाता है, ठीक है। जो भारत के रहने वाले हैं और दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं उनको क्या कहा जाता है? आमतौर पर उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य देशों में भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहाँ की भारत से गए हुए लोग रह रहे हैं, लेकिन वे इतनी कम संख्या में हैं कि वे एक वर्ग नहीं बन पाते हैं, ठीक है। कुछ खास देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में भारतीय जाकर बस गए हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया आपको, जैसे इंग्लैंड हो गया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सिंगापुर, इस तरह के देशों में, और वहां पर भारतीयों को क्या कहा जाता है? प्रवासी भारतीय कहलाते हैं ये, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहां भी भारत से जाकर लोग बसे हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। ये ग्रुप में वर्ग में नहीं, इन्होंने अपना वर्ग नहीं बना पाया है जो हिंदी को संप्रेषण के लिए अपना सकें, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनकी संख्या इतनी कम है कि इन्होंने हिंदी को संप्रेषण के रूप में नहीं अपना पाया है। इन 5 देशों में प्रवासी भारतीयों के सामने अपनी सांस्कृतिक सामाजिक अस्मिता का सवाल था। इन लोगों को धार्मिक,
कार्यकलापों तथा अन्य रीति रिवाजों के लिए भाषा की जरूरत पड़ी। ये देश अधिक उन्नत देश थे, ठीक है, क्योंकि ये देश जो थे वो विकसित थे, उन्नत देश थे। अतः इन देशों में पत्र पत्रिकाओं और रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से जनसंचार की सुविधाएं हैं। इस कारण यहाँ के प्रवासी भारतीयों को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए इन माध्यमों के उपयोग की छूट मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारतीयों की जनसंख्या ज्यादा थी, इसलिए यहाँ पर इन सभी चीजों का ये लोग उपयोग कर सकते थे। इन्हें छूट थी कि ये भारत के पत्र पत्रिकाएं भी वहाँ उपलब्ध हैं और रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों से भी ये सीख सकते हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। सेकंड क्वेश्चन आपका है, अन्य देशों में हिंदी की स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है। दूसरे देशों में हिंदी की क्या स्थिति है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। भारतीय मूल के हिंदी भाषी जो विभिन्न देशों में रह रहे हैं, जहां पर हिंदी भाषा किसी जन समुदाय या वर्ग की अपनी भाषा नहीं है, लेकिन लोग किन्हीं स्थितियों में हिंदी भाषा के संपर्क में आते हैं। इन देशों को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये भी देश क्या है कि भारतीय मूल के हिंदी भाषी, ठीक है, भारतीय मूल के हिंदी भाषी जो कि विभिन्न देशों में जाकर रहने लगे हैं, अलग अलग देशों में जाकर रहने लगे हैं। बात वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हिंदी भाषा किसी समुदाय या वर्ग की अपनी नहीं है, ठीक है। किसी समुदाय या वर्ग की हिंदी जो है वो उनकी अपनी भाषा तो नहीं है, लेकिन लोग किन्हीं स्थितियों में हिंदी भाषा के संपर्क में आते हैं, ठीक है। ये देश कौन कौन से हैं, इन्हीं भी दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला वर्ग, पहले बताया गया है, पहला वर्ग उन देशों का है जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। पहला वर्ग यहाँ पर किन देशों का है, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि पड़ोसी देश एक ही भाषा परिवार की भाषाएं बोलने वालों के देश हैं, ठीक है। ये जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, ये सभी हमारे क्या हैं, पड़ोसी देश हैं और ये एक ही भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। एक ही भाषा परिवार की जो बोली है वो ये देश बोलते हैं। इन देशों में इस कारण हिंदी भाषा से परिचय अधिक स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर हिंदी ज्यादा दिखाई देती है। पाकिस्तान की राजभाषा उर्दू है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, ऐसी पाकिस्तान की राजभाषा क्या है, उर्दू है। इस कारण पाकिस्तान के लोगों को हिंदी समझने बोलने में अधिक कठिनाई नहीं होती, ठीक है। जहां यहाँ के लोग शौक से हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं। नेपाल की भाषा नेपाली है, ठीक है। अब नेपाल की भाषा क्या है, नेपाली है। यहाँ हिंदी की उपभाषा, यहाँ जो हिंदी है वो यहाँ की क्या है, उपभाषा है। हिंदी की उपभाषा पहाड़ी के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ हिंदी की उपभाषा जो है, या हिंदी की उपभाषा पहाड़ी के अंतर्गत आती है। इस कारण नेपाल और पूर्वी हिंदी काफी समान है, ठीक है। इसीलिए नेपाली बोलने में और जो पूर्वी हिंदी है इसमें काफी समानताएं देखी जाती हैं। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेपाली भाषा है जिसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन समान तत्वों के कारण, ये समान तत्व हैं, इनके कारण ही नेपाली भाषा के लिए हिंदी भाषा संप्रेषणीय लगती है, ठीक है। यही कारण है कि जो हिंदी भाषा है वो कैसी लगती है, संप्रेषणीय लगती है। रेडियो, दूरदर्शन आदि संचार साधनों के संप्रेषणीयता को और बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियो है, दूरदर्शन है, इन्होंने संप्रेषणीयता को और भी बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान की भाषा पश्चिमी है, जो भारत ईरानी शाखा की भाषा है।
अफगानिस्तान की जो भाषा है वो किसकी है? भारत ईरानी शाखा की ये भाषा है। इस कारण अफगानिस्तान के लोगों की हिंदी सुगम लगती है। ठीक है, यही कारण है कि जो अफगानिस्तान के लोग हैं इन्हें हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है, हिंदी इन्हें आसान लगती है और वहाँ के लोग हिंदी फिल्मों और गानों में रुचि लेते हैं। ठीक है, श्रीलंका की भाषा सिंहली एक आर्य भाषा है। ठीक है, जो श्रीलंका की भाषा है वो सिंहली एक आर्य भाषा है। इसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। ठीक है, श्रीलंका की जो भाषा है वो सिंहली है, लेकिन ये एक आर्य भाषा है और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि से निकली है। सिंहली की लिपि के कई चिन्ह भारतीय लिपि चिन्हों से मिलते हैं। इस दृष्टि से श्रीलंका के लोगों के लिए हिंदी अधिक कठिन भाषा नहीं है। यही कारण है कि श्रीलंका के लोग हैं इनके लिए भी हिंदी बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरा है इसमें, संसार में ऊपर बताए देशों के अलावा क्यूबा, कोरिया, मंगोलिया, जो अभी ऊपर देश हमने बहुत सारे देखे हैं, इनके अलावा भी जो देश हैं, हम दुनिया में जो देश हैं जैसे कि क्यूबा हो गया, कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, पोलैंड आदि लगभग 50 देशों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है, जहां पर कि हिंदी पढ़ाई जाती है। इन देशों में ना तो हिंदी कक्षा के बाहर बोली जाती है और सुनी जाती है और ना ही वहां यह सांस्कृतिक सेतु का ही काम करती है। ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है कि हिंदी आम बोलचाल की भाषा नहीं है, वहाँ कक्षा के बाहर हिंदी न बोली जाती है, ना ही सुनी जाती है, ना ही वहाँ पे सांस्कृतिक सेतु का कारण ही हिंदी है। उस काम से उन्हें वो पढ़ते लिखते हैं। यहाँ हिंदी सीखने वाले लोग विदेशी ही हैं। ठीक है, वहाँ जो हिंदी कौन लोग सीख रहे हैं? जो विदेशी हैं, जो विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम विदेशी भाषा के रूप में दूसरी भाषाएं सीखते हैं, चाइनीज हो गई, जापानीज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से वहां पर हिंदी एक विदेशी भाषा के रूप में सीखी जाती है। इन देशों के अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, रूस आदि भी आ जाते हैं। यहाँ हिंदी के प्रति लोगों की गहरी रुचि दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ हिंदी लोग सीखना पसंद करते हैं, बहुत ही इनको रुचि है हिंदी सीखने में। ये लोग हिंदी सीखकर नौकरी पाने की तलाश नहीं रखते। ठीक है, वो इसलिए हिंदी नहीं सीख रहे हैं कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है कि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी होने के बावजूद भी हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं? ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल सके। ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। लोग हिंदी इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि उन्हें कोई नौकरी की तलाश है, वो हिंदी क्यों सीख रहे हैं? ना ही दैनिक व्यवहार में इसका प्रयोग करते हैं। वो अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये लोग इस भाषा के माध्यम से इसका विपुल साहित्य पढ़ना चाहते हैं। वो क्यों हिंदी भाषा सीख रहे हैं? क्योंकि वो जो साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, वो हिंदी में जो विपुल साहित्य लिखा हुआ है, एक उसका वो ज्ञान चाहते हैं, वो उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और भारतीय दर्शन की गहराई में पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, भारतीय दर्शन की वो गहराई जानना चाहते हैं। इन देशों की प्राचीन सांस्कृतिक एवं सभ्यता को समझना चाहते हैं और वो यहाँ की संस्कृत को जानना चाहते हैं, यहाँ की सभ्यता को जानना चाहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि पूर्वी यूरोप के देशों में व्यापक स्तर पर हिंदी साहित्य का अनुवाद हो रहा है। इन देशों में हिंदी का मात्र शैक्षणिक संदर्भ है। यहाँ केवल शिक्षा के तौर पर लोग पढ़ाई लिखाई के लिए या ज्ञान अर्जित करने के लिए हिंदी सीख रहे हैं। सामाजिक संदर्भ का अभाव है, क्योंकि सामाजिक प्रयोजनों के लिए हिंदी का व्यवहार नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो सामाजिक तौर पर हिंदी नहीं ये लोग सीख रहे हैं, ये हिंदी एक साहित्य को जानने के लिए, भारत को जानने के लिए, यहाँ के साहित्य और संस्कृत को जानने के लिए सीखते हैं। इन देशों में हिंदी का अध्ययन या तो व्यक्तिगत रुचि के कारण है या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या तो इंसान अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण हॉबी के तौर पे करते हैं, हिंदी को सीखते हैं, या फिर इनका कोई खास कारण होता है। खास कारण क्या हो सकता है कि जैसे ये अनुवाद करना चाहते हैं। ठीक है, स्थानीय रूप से प्रसारण आदि।
अनुवाद इनका हो सकता है कारण, या फिर स्थानीय रूप से ये प्रसारण करना चाहते हैं, इसलिए हिंदी को सीखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर। ठीक है, थर्ड ये क्वेश्चन आपका है विदेशों में भारतीयों द्वारा हिंदी प्रयोग के विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों की चर्चा कीजिए। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशों में हिंदी की आवश्यकता सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए अधिक है, समझाइए। ठीक है, आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर ये लिखना है। ये देखते हैं, हिंदी में रुचि रखने वाले और भारतीय मूल के लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, हिंदी में जिनका इंटरेस्ट है, हिंदी में रुचि रखने वाले और जो भारतीय मूल के लोग हैं, ये अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार हिंदी को सीखते, समझते और जानते हैं। भारतीयों के लिए हिंदी अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। ठीक है, हमारे लिए हिंदी क्या है? हमारे लिए हिंदी जो है ये हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। इन देशों के लोग काम काज के लिए स्थानीय भाषा अर्थात जिन देशों में रह रहे हैं उस देश की राजभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी लोग यहाँ से गए हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, वो राजभाषा जो वहाँ की कामकाज की भाषा है उसके तौर पे वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है उसे वो सीखते हैं। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका के लोग अंग्रेजी के माध्यम से काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में सारे काम इंग्लिश में होते हैं। तो यहाँ की जो भी राजभाषा है, यहाँ की जो भी कामकाज की भाषा है उसे वो लोग सीखते हैं। हॉलैंड में बसे भारतीय डच भाषा में काम करते हैं। ठीक है, जो भारतीय ऐसे हैं हमारे यहाँ जो लोग हॉलैंड गए हैं जॉब की तलाश में, वो वहाँ की भाषा का प्रयोग करते हैं और वहाँ की भाषा क्या है? डच भाषा है। ठीक है, तो कामकाज के लिए वो डच भाषा को सीखते हैं काम करने के लिए। फिजी तथा मॉरिशस की भी राजभाषा इंग्लिश है। ठीक है, जो फिजी है और मॉरिशस यहाँ की भी राजभाषा अंग्रेजी है। हिंदी की आवश्यकता सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अधिक है। ठीक है, हिंदी की आवश्यकता किन चीजों के लिए है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रयोजन के लिए। भारतीयों की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की चर्चा निम्न प्रकार है। यहाँ पर जो हमारी सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। मॉरिशस, फिजी, गुयाना, टोबैको, त्रिनिदाद आदि देशों में हिंदी का व्यापार प्रयोग है। हिंदी का व्यापक प्रयोग है, बहुत ज्यादा हिंदी यहाँ पर बोली जाती है। इन देशों में हिंदी केवल भाषा के रूप में व्यवहार नहीं होती। यहाँ केवल भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग नहीं होता, वरन वह उनके समाज और संस्कृति के अंग के रूप में भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी का प्रयोग सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भी किया जाता है। प्रवासी भारतीयों में हिंदी के ऐतिहासिक संबंधों की सामाजिक सांस्कृतिक कड़ी और उनकी भावनात्मक एकता का मूल आधार माना जाता है। वस्तुतः प्रत्येक समाज में शादी विवाह, तीज त्योहार आदि में अपनी भाषा की आवश्यकता पड़ती है, न कि किसी विदेशी या अन्य भाषा की। भारत में जिस प्रकार धार्मिक और सांस्कृतिक सामाजिक अनुष्ठानों में संस्कृत भाषा का प्रायः प्रयोग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य होते हैं उनमें किसका प्रयोग होता है? संस्कृत भाषा का होता है। उसी प्रकार भारतीय मूल के देशों में और प्रवासी भारतीयों में संस्कृत भाषा का व्यवहार तो होता है, किंतु जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। ठीक है, संपर्क के तौर पर हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हिंदी धर्म और संस्कृति का अंग बनकर सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक बनकर उभरती है। किंतु विश्व भाषा के रूप में हिंदी इस प्रकार नहीं उभरी। लेकिन हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व भाषा के रूप में हिंदी इस प्रकार सामने नहीं आई है, अभी तक उभर कर
इस प्रकार अंग्रेजी जिस तरह से कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश और पुर्तगाली आदि भाषाएं विश्व भाषा के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, स्पेनिश है और पुर्तगाली, ये भाषाएं विश्व भाषा के रूप में यूज होती हैं, लेकिन हिंदी इतनी उभर कर अभी तक सामने नहीं आई है। इनकी प्रकृति विश्व भाषा हिंदी से अलग है। इन भाषाओं ने साम्राज्यवाद की नींव पर फैलकर प्रभुत्व और शक्ति प्राप्त की, जबकि हिंदी के प्रसार का आधार गिरमिटिया और मजदूरों की श्रद्धा और आत्मीयता है। ठीक है, जबकि हिंदी का आधार क्या बना हुआ है? गिरमिटिया और मजदूरों की श्रद्धा बनी हुई है। ठीक है, आज भी आप जानते होंगे हमारे यहाँ जब जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं और जिन्हें अच्छी इंग्लिश आती है, वो जो अच्छी जिन्होंने शिक्षा ली है, अच्छी जगह से पढ़े हैं, वो अच्छा अगर इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर वो इंग्लिश का उपयोग करते हैं। तो जो हमारी हिंदी है वो क्या है? वो उन तबकों के लिए बनी हुई है। इसके प्रसार और प्रसार का काम उन लोगों ने किया है जो हिंदी को अच्छे से जानते हैं और दूसरी भाषा जैसे कि इंग्लिश को वो कम जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें आपको दिया गया है साहित्यिक सृजन का संदर्भ। ठीक है, हिंदी के साहित्यिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का एक नया आयाम उसके अंतरराष्ट्रीय पक्ष के साथ भी जुड़ता है। विश्व के विभिन्न देशों में हिंदी के माध्यम से कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना और ज्ञानात्मक साहित्य का सृजन काफी मात्रा में हो रहा है। इस साहित्य में इन देशों की माटी की गंध, वहां की जीवन शैली और वहां के मुहावरे तथा लोकोक्तियों का संदर्भ मिलता है। इनकी हिंदी की व्याकरणिकता, संरचना की प्रकृति चाहे भारत की हिंदी के समान हो, किंतु इसकी बनावट में इन विभिन्न देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की छाप अवश्य दिखाई देती है। अतः आज ये आवश्यक हो गया है कि इन देशों में रचित हिंदी साहित्य को इतिहास लेखन और आलोचनात्मक मूल्यांकन में स्थान दिया जाए, तभी हिंदी साहित्य सही अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का रूप ले पाएगा। मॉरिशस देश के प्रारंभिक साहित्यकारों में प्रोफेसर वासुदेव विष्णुदयाल, जय नारायण रॉय तथा ब्रजेंद्र भगत, मधुकर का नाम लिया जाता है। आधुनिक काल में श्री अभिमन्यु अनंत ने साहित्य के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। उन्होंने लाल पसीना जैसे कई सशक्त उपन्यास लिखकर मॉरिशस के भारतीयों के जीवन का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने अपनी कविता संग्रह कैक्टस के दांत में मजदूरों की विपन्नता और दुर्गत तथा उनके शोषण और सामाजिक विषमताओं का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी किताबों में ये बताया है कि वहाँ के जो मजदूर हैं उनके साथ किस तरह का वहाँ पर व्यवहार होता रहा है। इन सब चीजों को उन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी किताबों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से लिखा है, बताया है। मॉरिशस के अन्य साहित्यकारों में सर्वश्री सोमदत्त बखौरी, मुनीश्वरलाल चिंतामणि, ठाकुर दत्त पांडे, दीपचंद्र बिहारी, ब्रजलाल रामदीन, प्रेमचंद्र मूली, मणिलाल प्रहलाद, रामशरण, महेश राम जियावन, राजेंद्र अरुण, के हजारी सिंह, कृष्णलाल बिहारी तथा सुश्री
भानुमति, नागदान आदि प्रमुख हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने उपन्यास, अपनी कविताओं के माध्यम से वहां की बात को बताने का प्रयास किया है कि वहां किस तरह का व्यवहार भारतीयों के साथ होता है। ठीक है, मॉरिशस की कवित्री, मॉरिशस की जो कवित्री है, मॉरिशस की कवित्री श्रीमती भागवती देवी ने 1912 में ही भोजपुरी गीतों का संकलन प्रकाशित किया था। ठीक है, मॉरिशस की जो कवित्री हैं श्रीमती भागवती देवी ने 1912 में ही भोजपुरी गीतों का उन्होंने संकलन प्रकाशित किया था। श्री रामदेव धारुधार जाने माने उपन्यासकार हैं और बच्चों के लिए कहानियां भी लिखते हैं। मॉरिशस के कई प्रसिद्ध कहानीकार हैं जिन्होंने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा भारतीय चित्रण पर आधारित जीवन मूल्यों का वर्णन किया है। फिजी की, अभी फिजी की बात करें तो फिजी के प्रख्यात कवि पंडित कमला प्रसाद मिश्रा की कविताएं छायावाद युग की हैं। फिर इनकी जो कविताएं हैं वो किस युग की हैं? छायावाद युग की हैं। किसकी? कमला प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वो छायावाद युग की हैं। फिजी के प्रसिद्ध कथाकार श्री जोगिंदर सिंह कमल ने सवेरा, करवट, धरती मेरी माता आदि कई उपन्यासों की रचना की है। उन्होंने अपने उपन्यासों में अत्याचार, शोषण तथा अपने जीवन के अनुभवों को ही उभारा है जो अत्यंत मार्मिक बन पड़े हैं। इसके अतिरिक्त सूरजपाल बाबू, हरनाम सिंह, निर्मला पथिक, श्रीमती अमरजीत कंवर, सरस्वती देवी, राम नारायण ज्ञानीदास आदि साहित्यकारों ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में काफी योगदान दिया है। ये तो मॉरिशस की बात हुई। अगर हम रूस की बात करें तो रूस में किस तरह का है? रूस में हिंदी के अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान की सुदीर्घ परंपरा है। प्रोफेसर शेर सिंह लेबेदेव ने 18वीं शताब्दी में हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखी। ठीक है, इन्होंने हिंदी व्याकरण की पुस्तक कब लिखी? तो प्रोफेसर शेर सिंह लेबेदेव ने इन्होंने 18वीं शताब्दी में अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखी है। P.A. वारानिको ने 1940 में रामचरितमानस का रूसी भाषा में काव्यांतर अनुवाद किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जीके के लिए भी, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1940 में रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद हुआ है। ठीक है, और ये किन्होंने किया है, इनका नाम आप याद रखेंगे। उन्होंने हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगला और पंजाबी के अध्ययन का भी सूत्रपात किया। उन्होंने हिंदी रूसी शब्दावली, मराठी रूसी और उर्दू रूसी शब्दकोश की रचना की है। ठीक है, वारानिको ने लल्लू लाल कृति प्रेम सागर तथा जातक कथाओं का भी रूसी अनुवाद किया है। जिप्सी जीवन पर आधारित उनकी रचनाएं पठनीय हैं। ठीक है, जिप्सी जीवन की उनकी कविताएं हैं वो काफी पठनीय है, पढ़ने लायक है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी। अकादमिशियन डॉक्टर P.A. चेलीशेव ने हिंदी काव्य का गहन अध्ययन और मनन किया है। इन्होंने हिंदी का गहरा अध्ययन मनन किया है, हिंदी को अच्छे से इन्होंने जाना समझा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक हिंदी काव्य, सुमित्रा नंदन पंत तथा आधुनिक हिंदी कविता में परंपरा और नवीनता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भारतीय साहित्य की समस्याएं आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें रूसी भाषा में लिखी। O.G.
ओजी उल्तिस फरोब ने हिंदी भाषा और व्याकरण पर अनेक पुस्तकों की रचना की है। कवि, अनुवादक और समीक्षक अलेक्सांद्र सेनकोविच ने अनेक कविताएं भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं दिनमान और आलोचना में प्रकाशित हुई है। उन्होंने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, विष्णु नागर, निर्मला वर्मा, श्रीकांत वर्मा, गंगा प्रसाद विमल आदि की रचनाओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी कविताओं का उनकी रचनाओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया है। और प्रोफेसर ब्रेशक रोचनी ने हिंदी रूसी शब्दकोश 2 खंडों में प्रकाशित किया है। इन्होंने इस शब्दकोश को 2 रूप में प्रकाशित किया है, 2 खंडों में विभाजित। तो इस वीडियो का आज हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है, 40 मिनट का हो गया है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है तो हम इसको दूसरे वाली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए।